हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 दिसंबर 2020 और हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो इंडियन सिक्योरिटी को लेकर के है। राजनाथ सिंह जी ने एक बात बोली है कि चाइना के साथ में जो भी हमारा संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी समय से जो टेंशन चल रही है हमारी बॉर्डर के ऊपर, वो हो सकता है अगर आप सेना का कंपैरिजन करोगे तो हो सकता है किसी भी देश के पास में ज़्यादा हो, लेकिन सॉफ्ट पावर की, इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है उसका आप कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि रेगुलर जो हमारी सिक्योरिटी के लिए जैसे पाकिस्तान से बात हो जाए कि जो टेररिज्म को इंडिया में काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, या फिर चाइना से जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए रेगुलर बातें चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। देखो, अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात बोली थी कि चाइना के साथ में जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो पिछले 30-40 सालों में सबसे वर्स्ट स्टेज पर है। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, देखो फ्रंट पेज पे न्यूज आई है सीपीआई इंडेक्स को लेकर के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, देखो जो ये डाटा है वो तो चेंज होते रहते हैं, तो इन पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने लग गया है, पहले डब्ल्यूपीआई पर करता था और इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 होता है। तो देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान होना चाहिए। लास्ट जो न्यूज है फ्रंट पेज पे वो है गुजरात में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का फाउंडेशन एस्टेब्लिश की गई है और ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है और गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो पार्क है वो 30,000 मेगावाट की पावर जनरेट करेगा सोलर पैनल और विंड मिल के थ्रू। ये गुजरात गवर्नमेंट किसके साथ पार्टनरशिप करके शुरुआत कर रही है इस एनर्जी पार्क की, तो अडानी ग्रुप जो कंट्री का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेटर ग्रुप है, और सुजलोन क्या है, जो विंड एनर्जी है उसमें काम करने वाली एक कंपनी है, तो उनके साथ मिलकर के जो गुजरात गवर्नमेंट है वो इस पर काम कर रही है। इसके बाद में डायरेक्ट हम 10th पेज पर चलेंगे और 10th पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखो टाइम्स नाउ के जो एंकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, तो उसको लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यूज़ में है, तो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है उसके बारे में एक न्यूज़ आई है। कुवैत की एक बंदी है, उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि हमारे दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में एक क्या है, एक कस्टम है जिसमें कोई भी आदमी अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उसने बोला है कि आप इस कम्युनिटी को जो ये कस्टम है उसके लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी उन्होंने रिट डाली है। तो देखो, ये जो रिट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है उसके बारे में भाई हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज है वो प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना को लेकर के है। इसमें कुछ डाटा रिलीज हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना के तहत ज्यादातर लोग जो इसका फायदा उठाते हैं उसमें ओल्डर पेशेंट हैं और उसमें भी ज्यादातर लोग कौन है, मैन है। ये इस आर्टिकल में बोला गया है और ये पीएम जन औषधि योजना हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस योजना का अगर किसी के साथ में कंपैरिजन करके या हमारे जो पास्ट में कैसे गवर्नमेंट काम करती थी औषधि को लेकर के, हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, तो उससे कंपैरिजन करके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी कोई ऐसी योजना न्यूज में हो तो हमें वो ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है 10th पेज पर ही है, एमपी लेड प्रोग्राम से लेकर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको अपने एरिया में काम करने के लिए फंड्स रिलीज होते हैं सेंटर के द्वारा। अब इस
फंड में 5 करोड़ रुपए उनको एनुअली मिलते हैं और इन 5 करोड़ रुपए का वो पहले तो 18 महीने थे, 18 महीने में उनको 5 करोड़ रुपए खर्च करने होते थे। अगर उनके फंड में रुपए बचते थे तो वो लैप्स हो जाता था वो फंड। लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो एमपी हैं उनको 30 महीने देना चाहिए कम से कम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कि जो भी रुपए मिले हैं उनको 30 महीने में वो खर्च कर सके। देखो, पेंडेमिक का जो समय है उसमें एमपी जो बोल रहे हैं कि हमें हमारे एरिया में काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए, सबका अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। किसी ने बोला है कि हमें मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट बांटनी है, और कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है इस समय में कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो स्टूडेंट और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं। और बच्चे, देखो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें लॉकडाउन की वजह से लोग हुए अनएम्प्लॉयड हुए, तो पॉवर्टी इंक्रीज हुई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि स्मार्टफोन खरीद के दे सके अपने बच्चों को। तो इसलिए एमपी बोल रहे हैं कि हम हमारे जो फंड से रुपए मिलते हैं उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और किसको फायदा देंगे, हमारे जो लोकल एरिया के जो बच्चे हैं उनको हम फायदा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है हिमगिरी। देखो, हमारी इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है P-17A जो प्रोजेक्ट है उसमें 7 फ्राइजेट, स्टील्थ फ्राइजेट का निर्माण होगा, जिसमें 3 जो फ्राइजेट है वो तो GRSE कंपनी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में एस्टेब्लिश है, ये बनाएगा 3 शिप तो। और 4 जो बनाएगा वो मजगांव डॉक बनाएगा जो मुंबई में है। तो ये GRSE ने जो 3 बनाने हैं उसमें पहला हिमगिरी इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड को दे दिया है, उसको ज्वाइन करवा दिया है। तो देखो, ये हमारी जो आर्मी है, नेवी है, उसको एम्पावर करने के लिए काफी काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया और ब्रिटेन से रिलेटेड है। देखो, जो ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इंडिया की विजिट पे है, 3 दिन वो विजिट पर आए हैं। हो सकता है कि 26 जनवरी को इंडिया ने इनवाइट किया है इसके ब्रिटेन के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उनको हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में। तो हो सकता है कि उनकी जो आने वाली जो अराइवल है उससे पहले वो यहाँ पर ध्यान देने आए हों कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसमें ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है। ऑप्टिमिज्म ये देखा जा रहा है कि 2004 से इंडिया और यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से काम कर रहे हैं। उनके बीच में रेगुलर जो हाई लेवल एक्सचेंज है वो ग्रो हो रहा है, कोऑपरेशन ग्रो हो रहा है, ऐसा बोला गया है। आगे इसमें बोला गया है कि दोनों के दोनों देश, देखो कोविड की वजह से तो पूरा वर्ल्ड ही परेशान हुआ है, तो पोस्ट कोविड, और जो ब्रिटेन है वो तो पोस्ट ब्रेग्जिट भी काम कर रहा है। ब्रेग्जिट क्या है, यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए जो मतदान, जो इलेक्शन करवाए गए थे, जो वोट डलवाए गए थे, उसको प्रक्रिया को बोला गया है ब्रेग्जिट। तो इसमें बोला गया है कि पोस्ट ब्रेग्जिट और पोस्ट कोविड दोनों बहुत सारे एरिया हैं जिन पर काम साथ मिलकर कर सकते हैं, जैसे ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, मोबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर। ये ऐसे एरिया है जिनमें दोनों के दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म इंक्रीज होता जा रहा है, और टेररिज्म इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके लिए लेकर भी दोनों काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, उसके ऊपर दोनों कोलैबोरेटिव रूप से काम कर सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। डिफेंस एग्रीमेंट्स को लेकर के, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म को लेकर के, जो डिफेंस जीत के लिए डिफेंस ट्रेनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारे काम हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज इस टाइम काफ़ी इश्यू में चल रहा है, और पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल हो गए हैं, उसके लिए भी जो 2030 में हर देश ने अपने टारगेट फिक्स किए थे, तो उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड का जो टारगेट था, पूरे वर्ल्ड का टारगेट था कि हम हमारे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे, और इसमें बेस बना था प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर को। तो ये भी टारगेट हो सकता है, इसमें भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट कोविड में जो परेशानियां हुई हैं हेल्थ केयर को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, उसमें एक दूसरे काम कर सकते हैं कि कैसे जो पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी से बचाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हुआ है उसको कम किया जाए, और हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं।
तो ये आर्टिकल थे इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में डायरेक्ट हम चलते हैं जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल आते हैं उस पर। देखो जो एडिटोरियल जो आए हैं उसमें जो फर्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है उसमें हम डिस्कस करेंगे, चुनाव से रिलेटेड है। देखो 2014 में जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट जीत के आती है और मेजोरिटी के साथ में आती है, वो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना लेती है। ईस्टर्न जो स्टेट है उनको जीतने का वो प्रयास कर रही है रेगुलर। और अभी वर्तमान में जो बिहार चुनाव उन्होंने जीता है उसके बाद में तो उन्होंने बंगाल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। देखो इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो चुनाव जीतने के लिए जो पार्टियां जो काम कर रही है ना, वो डेमोक्रेसी के लिए काफी हानि पहुंचाने वाला है। एक रिपोर्ट आई है, कुछ डाटा सामने आया है जिसमें बोला गया है कि बंगाल में काफी क्लैश हो रहा है जो तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी के बीच में। वहां की जो उनके एक दूसरी पार्टी के जो सपोर्टर्स है वो एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी में जो एक पीस था वो कम होता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो पार्टियां हैं उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, उसके लिए वो बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी काम कर सकती हैं। तो देखो अगर डेमोक्रेसी को सेव करना है तो हमें कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो एनजीओ हैं, जो भी अवेयर पर्सन्स हैं, उनको इसमें काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आकर के जो हमारी जुडिशरी है उनको पहल करनी चाहिए कि सिर्फ चुनाव जीतना ही डेमोक्रेसी की बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अभी जो पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल पूरे हुए हैं उसके बाद में जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। देखो इसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि इंडिया ने जो अपने क्लाइमेट गोल फिक्स किए थे उनके ऊपर इंडिया उनको अचीव करने पर ट्रैक पर है। आगे बस इंडिया को इतना काम करना है कि जो भी फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट इंडिया करवाए ना, उसमें बस इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करवाना है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। सबसे पहले इंडिया के टारगेट बताए गए हैं। हमारे जो पीएम हैं जब वो इस वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने हमारे टारगेट बताए थे कि 2030 में जो हमने टारगेट फिक्स किए थे जो बाइंडिंग नहीं है, हर देश अपने खुद सेल्फ टारगेट फिक्स कर सकता है। तो इंडिया ने 2005 के लेवल के आधार पर एक तो हम हमारी जीडीपी से 33 से 35% तक क्या करेंगे, एमिशन को कम करेंगे। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम जो मोदी जी हैं उन्होंने बोला था कि इंडिया ने तो अपना 21% तक तो एमिशन को कम कर दिया है। मतलब इंडिया जो टारगेट फिक्स कर रहा था उसकी तरफ रेगुलर काम कर रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरा जो टारगेट इंडिया ने फिक्स किया था वो फिक्स किया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को काफी यूज करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस आर्टिकल में ये बात बताई गई है इंडिया के लिए कि अभी एमिशन गैप रिपोर्ट आई है यूएनईपी के द्वारा 2020 और उसमें यूएनईपी ने भारत को G20 के उन 9 देशों में शामिल किया गया है जो अपने टारगेट फिक्स किए थे उनमें रेगुलर काम कर रहे हैं। देखो जो G20 है वो G20 जो ग्रुप है वो 78% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है ना पूरे वर्ल्ड में, उसमें 78% एमिशन तो किसके द्वारा हो जाता है, G20। देखो जब ऐसी रिपोर्ट आती है और स्पेशल किसी ग्रुप के लिए बोला जाता है तो ये यूएनईपी जो है वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो गया। ये जो डाटा है वो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया। G20 जैसा ग्रुप है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि ग्रुप से रिलेटेड पूछ लिया कि कौन सा देश इस ग्रुप का देश नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए ग्रुप्स के बारे में, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो काम करते हैं ग्रुप्स, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैस में एमिशन में सबसे पहले ये पेंडेमिक की वजह से काफी कमी आई है, लेकिन अब इस पेंडेमिक की वजह से ही ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे पेंडेमिक खत्म हुआ और लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों में जो सोशल डिस्टेंस के लिए एक डर बना हुआ है तो लोग प्राइवेट अपने खुद के व्हीकल को तवज्जो देने लगे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो एमिशन जो कम हुआ था लॉकडाउन के दौरान वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो पर्सनल व्हीकल है उनकी संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारा थर्ड टारगेट था
वो था फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने से ना केवल हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करने के लिए कार्बन सिंक को हमें इंक्रीज करना था, ना केवल उसमें फायदा होगा बल्कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें फायदा होगा, और जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनको भी रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। सब और जो लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो काम कर रहा है, इंडिया ने बोला था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 40% तक हम फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। तो इंडिया ने 36 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको अचीव कर लिया है, और इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक तो हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करें, जिसमें से 100 गीगावाट तो हम किससे प्राप्त करेंगे, 100 गीगावाट किससे प्राप्त करेंगे, सोलर एनर्जी से। अब इसमें कैसे काम किया जा सकता है, तो इसमें समाधान दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो किससे काम करे, लोगों के साथ मिलकर के रूफ टॉप मतलब छतों के ऊपर पे सोलर पैनल जो इंस्टॉल किए जा सकते हैं उस पर काम करके हम सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे इस आर्टिकल में लास्ट में बोला गया है कि 2021 में जो कोप की मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में, उससे पहले इंडिया को अपने फ्यूचर में जो एमिशन है उस पर फोकस करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है इंडिया को, और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेस्ट कवर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट्स गवर्नमेंट्स के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, और ताकि ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग के लिए क्वालिफाई किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो साउथ एशिया में, देखो इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया गया है, और ये बोला गया है कि जो अगेरियन डिस्कंटेंट है वो ना केवल इंडिया में है बल्कि जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है उसमें हर देश में अगेरियन डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा है। हो सकता है इसका कारण क्लाइमेट हो, क्लाइमेट की वजह से देखो पॉवर्टी वैसे है किसानों में, पॉवर्टी की वजह से वो इतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते खेती में इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लाइमेट की वजह से जो वर्षा है वो गलत टाइम पर होने लगी है, जिस समय उनको जरूरत होती है वो हो नहीं रही है। तो कृषि पहले तो होती नहीं है, जो होती है वो गलत समय पर वर्षा होने की वजह से भी क्या हो जाती है, रूइन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है, अलग अलग देशों का सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है कि पाकिस्तान में जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको पीटा गया। जो श्रीलंका जो देश है वहां पर मिनिमम जो इम्पोर्टेड जो फर्टिलाइजर्स है उनकी शॉर्टेज हो गई तो उसके लिए आंदोलन किया गया। और इंडिया में जो सेंट्रल लॉ बनाए गए हैं फार्मर्स के लिए वो क्या किए गए हैं, उन पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो पहले से जो एक ट्रेडिशन चलती आ रही थी किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए उसको चेंज किया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लॉ नहीं बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट चला रहा है। देखो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शेड्यूल जो हमारी 7 है उसमें चेंज होना चाहिए। शेड्यूल 7 क्या है, शेड्यूल 7 में है डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब सेंट्रल स्टेट और दोनों मिलकर के जिन सब्जेक्ट्स पर रूल बनाएंगे उनमें चेंज होना चाहिए, ताकि जो स्टेट्स हैं सेंटर जो है वो स्टेट्स के साथ मिलकर के अच्छे से इन टॉपिक पर काम कर सके। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो आवाज उठाई जा रही है ऐसा नहीं है, गलत है। कुछ भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, एकदम गलत एकदम सही नहीं होती है, सब कुछ मीडियम होता है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम किसानों को हो, कुछ प्रॉब्लम सरकार को हो, तो मीडिएटर के द्वारा दोनों बैठ करके आपस में जो किसानों के जो मतलब जो लीड कर रहे हैं उन लोगों के साथ बैठ करके जो किसानों की आवाज है सरकार को उनके साथ बात करनी चाहिए, और जो किसानों की जो वॉइस है उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं रूरल जो मूवमेंट जो इंक्रीज होते जा रहे हैं साउथ एशिया में, किसके लिए, अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए, वो ना हो। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल पेज है उस पर डिस्कस किया गया है, देखो माल न्यूट्रिशन के बारे में। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया में जो पिछली जो रिपोर्ट आई थी उससे हर चीज इंक्रीज हुई है, बहुत सारी जैसे उसमें बोला गया है। वैसे तो अभी ये जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट राज्यों के लिए नहीं आई है, और इस रिपोर्ट में अभी जो हमारे बड़े स्टेट हैं
जैसे जो तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनके लिए रिपोर्ट नहीं आई है। जो 22 अन्य देश, अन्य राज्य और यूटी, उनके लिए रिपोर्ट आई है। अब इसमें इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमें चिंता की बात है कि हमारी जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन ही प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले हम डाटा डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डाटा दिए गए हैं। देखो 22 राज्यों और यूटी के लिए रिपोर्ट आई है। उसमें बोला गया है कि 16 राज्यों में तो माल न्यूट्रिशन बहुत ही सीवियर, मतलब एक्यूट माल न्यूट्रिशन इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है 16 राज्य और यूटीज में। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि एनीमिया भी इंक्रीज हुआ है। एनीमिया ना केवल बच्चों में बल्कि महिलाओं में भी एनीमिया इंक्रीज हुआ है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, मतलब एक तो पोषण की कमी नॉर्मल लेवल पर, एक एक्यूट मतलब डेथ हो रही है, लोगों में पोषण नहीं है, भोजन मिल ही नहीं पा रहा है, उसकी वजह से डेथ हो रही है। ऐसा 16 राज्यों में एक्यूट माल न्यूट्रिशन इंक्रीज हुआ है। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए नॉर्मल बॉडी का, उससे भी कम है कई राज्यों में, तो ऐसा बोला गया है। 22 में से जो 13 राज्य हैं उनमें तो इतना बॉडी मास इंडेक्स से भी कम है, और जो कुछ राज्य हैं उनमें थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज हुआ है, मतलब जो माल न्यूट्रिशन है उसकी समस्या कम हुई है। और कुछ राज्यों में गवर्नमेंट ने जो टारगेट फिक्स किए थे कि अगला जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब आएगा उससे पहले हम इतना टारगेट अचीव कर लेंगे, तो उतना वो अचीव नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट लिस्ट में बोला गया है कि देखो 2017 में जो पीएम है उनके द्वारा पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, और उसमें एक टारगेट फिक्स किया गया था कि जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग क्या होती है कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी एज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जब हाइट नहीं बढ़ती तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। तो 2 pp हम स्टंटिंग को कम करेंगे। देखो जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो तो स्टंटिंग को ए मार्कर ऑफ इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा बोलता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक सबसे ज्यादा जो असमानता है वो स्टंटिंग है, ऐसा बोला गया है। 2015-16 से 2019-20 तक चाइल्डहुड स्टंटिंग जो है, बच्चों में जो स्टंटिंग के जो केस हैं वो काफी इंक्रीज हुई है। आगे इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या काम किया गया है माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए। देखो जो नरेगा प्रोग्राम स्टार्टिंग किया गया था 2005-06 में, उससे क्या हुआ था कि लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को साल भर में 150 दिन का, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने दिन तो उनको गवर्नमेंट काम देगी ही। उनकी वजह से क्या होगा कि उनमें एम्प्लॉयमेंट आएगा तो उनके जो मनी आएगा तो वो न्यूट्रिशन गेन कर पाएंगे। पीडीएस सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट जो अनाज जो वितरित करती है गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा, वो मिड डे मील, बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इन सब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, गरीबी को कम करने के लिए और न्यूट्रिशन जो इंडिकेटर्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम है। आगे इस आर्टिकल में सबसे लास्ट में ये बात बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि ये जो रिपोर्ट आई है उसमें सब कुछ चीजें नेगेटिव ही आई हैं। देखो विमेन की जो हेल्थ है, विमेन का जो बैंक अकाउंट है, उसमें विमेन का जो मतलब भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। कुकिंग फ्यूल्स में पीएम उज्ज्वला योजना के थ्रू जो पहले हम एलपीजी यूज करते थे, मतलब पहले जो वुड का यूज करके महिलाएं जो एक तो पोल्यूशन का कारण बनती थी, दूसरा उनकी हेल्थ जो डिमिनिश होती थी, कम होती थी, उसमें जो उज्ज्वला योजना के थ्रू जो एलपीजी दिया गया है महिलाओं के लिए, उससे कुकिंग फ्यूल्स क्लीन यूज होने लगा है, पोल्यूशन कम हो गया है, वीमेन का जो स्टेटस है वो भी काफी बड़ा है। तो इन सब में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट में ये देखा गया है। आगे क्या करना है, ये गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस इसमें बताई गई हैं। देखो जो पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, उसकी वजह से लोगों की जॉब चली गई है, तो जो हंगर वॉच है उसकी रिपोर्ट आई है कि किसकी वजह से, भुखमरी की वजह से लोगों की जो डेथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो अब गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन बनानी है कि जिस वजह से परेशानी क्रिएट हो रही है, लोगों के पास में जो पैसे नहीं है, लोग न्यूट्रिशन ले कहाँ से, पैसे होंगे तभी तो न्यूट्रिशन लेंगे ना। तो पैसे, मतलब गवर्नमेंट को जब तक
नॉर्मल हालत नहीं हो जाती, कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना होगा, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। लास्ट में बोला गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जब फाइनल जो रिपोर्ट आएगी सारे स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए जो रिपोर्ट आएगी, तो उसमें फाइनल जो रिजल्ट है वो अच्छे से निकल कर आएंगे। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है, जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो टैक्स पॉलिसी को लेकर के है। देखो, सबसे पहले तो इस आर्टिकल की शुरुआत इससे की गई है कि जो लॉकडाउन जो वर्ड है ना, वो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। ये लॉकडाउन वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया गया, सबसे ज्यादा बोला गया, सबसे ज्यादा यूज किया गया। इस आर्टिकल में शुरुआत ये बोली गई है कि पेंडेमिक की वजह से जब पूरी दुनिया त्रस्त थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी इनकम इंक्रीज होती जा रही थी। जो मिलीनियर हैं, जिनकी जो लिस्ट आई है उसमें 85 न्यू इंडियंस इंक्लूड हुए हैं, जिनकी जो इकोनॉमी है, मनी है, वो काफी इंक्रीज हो गई है। दूसरा इसमें बोला गया है कि स्टॉक मार्केट की वजह से भी बहुत सारे लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, क्योंकि जब कोरोना जब चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो अप जा रहे थे, तो उनकी वजह से भी उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा जो लैपटॉप मेकर्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इसके अलावा जो मेडिकल हेल्थ में, मेडिकल रिसर्च में जो साइंटिस्ट एंगेज्ड हैं, उन सबको भी इस कोरोना की वजह से फायदा हुआ है। और फोर्थ नंबर के वो लोग हैं जो पीपीई किट और मास्क, सैनिटाइजर इनका प्रोडक्शन करते हैं, उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इंडियन डीलर्स ने तो इस समय को न्यू बिजनेस के रूप में, कि न्यू बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके रूप में कोरोना के टाइम को लिया है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि पेंडेमिक की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से पॉवर्टी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। और इन सब को लेकर के जो माइग्रेंट्स, मतलब हमने देखा कि कोरोना के समय में जो माइग्रेंट जो क्राइसिस है वो काफ़ी बढ़ गया था। जो लोकल लेवल पे जो लोग बाहर रहते थे वो वापस लोकल लेवल पर आ गए हैं। इससे क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर में जो मतलब पहले जो लोग बाहर जाकर जॉब कर रहे थे वो वापस अपने लोकल एरिया में आ गए, तो एग्रीकल्चर पे जो बर्डन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को इसमें काम करना है। इस आर्टिकल में कुछ डाटा दिए गए हैं कि हमारे जो जीडीपी है उसका केवल 2% हम फिशल स्टिमुलस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य देशों से अगर कंपैरिजन करें तो जापान जो देश है वो अपनी जीडीपी का 21% और ब्राजील 10%, चाइना 7% फिशल स्टिमुलस के लिए काम करता है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो टैक्स हैं, देखो जो कॉरपोरेट टैक्स हैं उनको हम काफ़ी प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। जो 2% तक, मतलब बिल्कुल मॉडरेट लेवल तक उन पर टैक्स लगाया जा रहा है कॉरपोरेट लोगों के लिए। तो जो नॉर्मल लोग हैं, एमएसएमई वाला डिपार्टमेंट है, जो नॉर्मल अपने स्टार्टअप कर रहे हैं, या जो स्मॉल डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जो हमारे लॉ है, टैक्स लॉ हैं, उनको काफ़ी चेंज करना चाहिए। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में आया था, उसमें काफ़ी बार चेंज भी किया गया। गवर्नमेंट ने इसको कंस्टिट्यूट करने के लिए अखिलेश रंजन टास्क फोर्स को बनाया था और एक कमेटी बनाई थी, ये अखिलेश रंजन कमेटी। तो इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि जो पीपल है, जो पब्लिक है, वो अपने बेटरमेंट के लिए काम कर सके। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो देखो, लास्ट जो आर्टिकल है वो है जो ग्लोबल बिग टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उनके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। देखो, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए हर डाटा, हर चीज को अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकती हैं। इस आर्टिकल में बिग टेक्नोलॉजी कंपनी की मोनोपोली पावर के बारे में बात की गई है, जैसे फेसबुक, अमेजन, गूगल, एप्पल, इन कंपनियों के जो मतलब काम कर रहे हैं वो अपने मोनोपोली इंक्रीज करने के लिए उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं उनका एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि इट इज़ बेटर टू बाई देन कम्पीट, मतलब कंपीट करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको खरीद लो, ऐसा मार्क जकरबर्ग ने बोला है। और इसी का उदाहरण देते हुए बोला गया है कि 2012 में जब उनको लगा कि इंस्टाग्राम जो नया ऐप हुआ था वो उनको क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है,
और उनके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो 1 बिलियन देकर के उनको अधिग्रहण कर लिया। 2014 में जब व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप के रूप में डेवलप हुआ तो उसको 19 बिलियन देकर के अपना अंडर कर लिया। आगे इसमें ऐसा ही बताया गया है कि जो गूगल जो कंपनी है वो हर महीने में लगभग एक छोटी फर्म को खरीद लेती है ताकि वो फ्यूचर में उसको compete ना कर पाए। एप्पल जो कंपनी है वो लगभग हर 2 महीने में एक पर्सनल जो मतलब फर्म है उसको खरीद लेती है। अमेजन के बारे में बताया गया है कि अमेजन जो है वो अपने जो डीलर्स हैं उनको जो कस्टमर्स हैं उनसे डायरेक्ट नहीं मिलने देती है, उसके बीच में एक रोल प्ले करती है ताकि जो उसकी जो पावर है वो कम ना हो सके। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो यूज कर रहे हैं, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो मतलब मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है। इन कंपनियों का तो देखो जो बिजनेस है वो इंक्रीज होगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या फायदा, फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि देखो जब कंपिटिटर ही नहीं होएगा ना तो अल्टीमेट क्या होगा कि बंदे को इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, किसके लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपना सामान खरीदने के लिए, और इसी का ये लोग फिर बाद में फायदा उठाएंगे। तो देखो ये बोला गया है कि यूजर्स जो हैं वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकी मोनोपोली का। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो गिर रहा है वो डाटा यूज का। इनके जो पर्सनल डाटा है उनको यूज कर रही हैं ये कंपनियां, डाटा चुराती हैं, उन्हीं की एग्रीमेंट के थ्रू डाटा लेती हैं और फिर उनका यूज करती हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। अब हम इंडिया के एंगल से देखते हैं कि इंडिया में क्या परेशानी हो सकती है। देखो व्हाट्सएप जो है ना, पूरी दुनिया में जितने भी उसके यूज करते हैं उसके 2 बिलियन यूजर्स तो इंडिया में ही है। अमेजन जो है उसका 1/3 ऑनलाइन जो काम है, मतलब जो खरीदारी होती है इंडिया में, उसकी 1/3 अमेजन से होती है। 270 मिलियन अकाउंट है फेसबुक पर इंडियंस के। इसके अलावा इंडिया में एकमात्र सर्च इंजन जो है वो गूगल है, मतलब उसका तो डोमिनेंस है। अब जो गूगल और फेसबुक वो इंडिया की जो क्या है इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी जियो कंपनी, उसके साथ में क्या हुआ है, दोनों इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये हर चीज से लेकर के, मतलब नॉर्मल जो इंसान को एक डेली यूज की चीज से लेकर के जो बिजनेस तक की जो काम है उसमें सब जगह इनकी जो इंटरफेयर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो लोगों की जो प्राइवेसी है उससे हनन होगा। तो इस आर्टिकल में लास्ट में बात बोली गई है कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुका है, फंडामेंटल राइट घोषित कर चुका है। तो जो राइट टू प्राइवेसी है इसके लिए काम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए ताकि जो कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी डाटा यूज करती हैं उसका यूज ना कर सके, और अगर ऐसा होता है तो इनके अगेंस्ट काम किया जा सके। इस आर्टिकल में यह भी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने का काम नहीं किया गया, बहुत ज्यादा काम किया गया है। यूएस का जो जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसने 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ काम किया था, लेकिन ज्यादा उसका कुछ फायदा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कंपटीटर मार्केट में अगर दूसरा नहीं है तो ऑप्शन होता ही नहीं है। आपको अपने पर्सनल काम के लिए मतलब जो, जैसे आपको सर्च करना है इंडिया में कुछ भी, अब सर्च इंजन गूगल है तो आपको जाना ही पड़ेगा, अगर कंपटीटर नहीं है तो आपको गूगल पर जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए है कि जब तक डेवलप हो कंपटीटर तब तक जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन ना हो, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग बिल बनाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हमने डिस्कस किए हैं। देखो एक तो सीपीआई जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा यूके का जो देश है वो काफी न्यूज में है। इसके अलावा एक सूडान देश है वो भी न्यूज में है। तो इसके जो मैप है वो हमें ध्यान में होने चाहिए। इन कंट्री के किन किन देशों से कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन से सी, इनसे क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, वो हमें ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हमने दाऊदी बोरा कम्युनिटी जो है उसके बारे में डिस्कस किया, तो उस कम्युनिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। एमपी लेड प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, पीएम जन आरोग्य योजना है उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डाटा हमने डिस्कस किए वो ऐसे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।